अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइड विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। तो होगी वर्ल्ड कप 92 की सारी निशानियां पूरी, हरा दिया श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को। होगी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश और फिर जीत गया पाकिस्तान। क्या इंग्लैंड से मार दिया पाकिस्तान ने 450। होगी फ़खर जमान के 200। चल गया कुदरत का निज़ाम और हो गया न्यूजीलैंड का काम तमाम। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हो गया पाकिस्तान का सफ़र तमाम। और आज तो वो पहुंच भी गए होंगे अपने अपने घरों को। तो डालेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर नज़र, इस वर्ल्ड कप में उनका सफ़र देखते हैं कि क्या पाया क्या खोया। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो करते हैं बात पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। इसके लिए हम बात करेंगे 3 से 4 पॉइंट्स पर। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कितने मैचेस खेले, फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी रही और कैप्टनसी कैसी रही, और ओवरऑल हमारे पीसीबी का इस तमाम परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी में क्या रोल रहा। तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मैचेस की। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले, 4 जीते और 5 मैचेस में हमें शिकस्त हुई। अगर बात करते हैं जीते हुए मैचेस की, तो पाकिस्तान जो मैच जीता है उसमें है पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो ये 4 मैचेस पाकिस्तान जीता है। और हारने वाले मैचेस में है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बुरी तरह में शिकस्त हुई, बहुत बुरी जिसे कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी रही। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारा मैच थोड़ा सा क्लोज गया, लेकिन काश कि हमने उसमें भी 50 ओवर्स पूरे खेले होते, थोड़ा टोटल ज़्यादा दिया होता तो वो फतह हमारे नाम होती। फिर इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बनाया हमने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और उनसे भी हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया से हम हारे जी, बुरी तरह से 350 से ऊपर स्कोर खाया और 305 पर ऑल टीम ढेर हो गई। और रही सही कसर हमारी, इंग्लैंड ने निकाल दी आखिरी मैच में, उन्होंने भी हमें बुरी तरीके से हरा दिया। 92-93 रन से हम हारे हैं उनसे। तो बहुत ही अफसोस हुआ पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर। तो अब हम बात करेंगे कि यार पाकिस्तान की आखिर इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही है, क्या हमारी बैटिंग नहीं चली, क्या हमारी बॉलिंग नहीं चली। तो पहले बात कर लेते हैं बैटिंग की। आज बहुत अच्छी बात की हमारी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर हैं डॉक्टर उरूज, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने जिन चीज़ों पर नज़र डाली है हम भी उसी की बात करेंगे। उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग में इंटेंट नज़र नहीं आया, मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही नाकाम रहा। जिस तरह से हमें स्पिनर्स को खेलना चाहिए था उस तरह से हम स्पिनर्स को खेले नहीं, एक टीम वर्क नज़र नहीं आया, कम्बिनेशन नज़र नहीं आए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि अगर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बैटिंग इंटेंट की बात करें जी, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ ना। तो हमें ओपनिंग पेयर हमारा शुरू से लेके आखिरी मैचेस तक कंफर्म रहा कि यार किसको खिलाना है, फ़खर जमान को खिला लें, इमाम को खिला लें, किसको लेके चले इस वर्ल्ड कप में साथ। तो हम बौखलाए रहे हर मैच में ही ऑलमोस्ट। सिर्फ आखिरी 1-2 मैचेस में हमें कंफर्म हो गया था जब फ़खर जमान ने स्कोर मारा था न्यूजीलैंड को, तो हमें लगा कि आखिरी मैचेस में उनको खिलाना चाहिए। तो फ़खर जमान ने जगह पक्की की, लेकिन इमामुल हक का करियर डामाडोल हो गया। हमने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर डिपेंड किया। अब्दुल्ला शफीक भी सिर्फ जगह पक्की करने के लिए तो अच्छी इनिंग 1-2 खेल दी, उसके बाद फिर वो भी वैसे ही नज़र आए। रमीज़ राजा साहब की बात, इन दोनों की ये बात कि फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक जैसे ही ये विकेट पे सेटल हो जाते हैं उसके बाद एक गंदा शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, और बिल्कुल सही बात उनकी साबित हो रही है। फिर नीचे आते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ। तो मिडल ऑर्डर में रिजवान एक ऐसे प्लेयर है जिनकी थोड़ी सी एवरेज बेहतर नज़र आई, बाकी किसी भी बैट्समैन की बैटिंग अच्छी नहीं थी। सबसे बढ़कर हमारे कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने 4 फिफ्टियाँ तो स्कोर की इन 9 मैचेस में, इसके बावजूद कोई एक मैच ऐसा नहीं था जो वो पूरा अपने ऊपर लेकर खेले हों और बैटिंग को आगे लेकर चलाया हो। जिसकी मिसाल सबसे बड़ी ये नज़र आती है कि आप 4 से 5 मैचेस वर्ल्ड कप के ऐसे थे कि 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सके। तो इसका ज़िम्मेदार मैं ठहराऊँगा अपने कप्तान बाबर आजम को और मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को। अगर ये लोग थोड़ा सा इंटेंट दिखाते तो हो सकता था कि साउथ अफ्रीका वाला मैच हम जीत जाते। अगर हम 50 ओवर्स पूरे खेल जाते तो एटलीस्ट हम वो मैच जीत जाते। फिर इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमने स्कोर किया वो बहुत कम था, अगर वही 25-30 स्कोर ज़्यादा होता तो क्या पता मैच का रिज़ल्ट कुछ और होता। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बैटिंग की। इफ्तिखार अहमद कुछ भी करके दिखाने में कामयाब ना रहे। सऊद शकील की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी।
गो कि वो एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छे स्टाइलिश इम्प्रोवाइजेशन है उनके पास, डाइवर्सिटी है, चेंज है उनके पास, शॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्याया शॉट्स खेलते हैं, रिवर्स फ्लिक्स बहुत अच्छे प्रोफेशनल वे में खेलते हैं, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप में वो कुछ ना करके दिखा सके जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी। फिर इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कोई 50 स्कोर एक मैच में मेरा ख्याल है 50 की है, उसके अलावा वो कुछ ना कर पाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नवाज़ और शादाब खान, उनकी अगर बात ना ही करे तो मैं क्या कहूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनके बैटिंग की तरफ बात करो तो वो कहते हैं हम बॉलर हैं, अगर बॉलिंग की बात करो तो वो कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं। उनकी कुछ समझ नहीं आती कि ये लोग क्या है इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में उनके बारे में कुछ नहीं हतमी तौर पर कहा जा सकता। तो ये हमारी ओवरऑल बैटिंग, जिसमें कोई टीम वर्क नज़र नहीं आया, जिसमें कोई कम्बिनेशन नज़र नहीं आया, जिसमें कोई पार्टनरशिप नज़र नहीं आई, जिसमें कोई इंटेंट नज़र नहीं आया। तो बिल्कुल मैं अपने एक्सपर्ट्स की बात से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में, जो कि कहा जा रहा था कि इंडिया में खेला जा रहा है और बैटिंग विकटें होंगी और यहाँ पे बड़े बड़े टीमें टोटल्स करेंगी, जहाँ टीमों ने बड़े बड़े टोटल किए, जैसा 428 रन मार दिए साउथ अफ्रीका ने, फिर आप देखें इंग्लैंड ने कल पाकिस्तान को 344 रन कर दिया, फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को इतना बड़ा टोटल मारा, लेकिन पाकिस्तान किसी भी टीम को इतना बड़ा टोटल करने में नाकाम रही। नीदरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अपने इस वर्ल्ड कप के सफ़र का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया पहले बैटिंग करते वक्त, दैट वाज 286। इससे बड़ा टोटल करने में हमने किसी मैच में 300 से ऊपर स्कोर नहीं मारा। सिर्फ श्रीलंका के ख़िलाफ़ और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हम 300 का हदफ क्रॉस कर पाए, जिसमें हम चेस कर रहे थे। पहले बैटिंग करते वक्त हमने किसी भी टीम को 300 स्कोर नहीं मारा। तो ये है जी हमारी परफॉर्मेंस बैटिंग में। अब आ जाएँ बॉलिंग में। बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान, जो कि जाना जाता है अपने फास्ट बॉलिंग की वजह से, अटैक की वजह से, आप देखें इस वर्ल्ड कप में वो ढेर हो गए। इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे उनके अंदर टीम वर्क और कम्बिनेशन का फुकदान नज़र आया। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपको पता है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का बहुत अच्छा कम्बिनेशन था, ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से ऊपर के ओवर डालते थे और फिर बाद में आपको पता है कि हारिस रऊफ़ आकर उसको फिनिश किया करते थे। तो नसीम शाह के ना होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी के साथ कोई भी पेयर ना बन सका। कप्तान बाबर आजम कोशिश करते रहे, तजर्बे करते रहे, कभी शाहीन शाह के साथ इफ्तिखार को भी ऊपर ओवर करवाए, कभी हसन अली को कराए और कभी हारिस रऊफ़ को ओवर करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हारिस रऊफ़ आपको पता है इस वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा रन खाने वाले बॉलर बन गए हैं और वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक पेसर जाने जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि बैटिंग विकेटों पे जब आप पेसर से बॉल ऊपर करवा लेंगे तो उसको स्कोर पड़ेगा, क्योंकि जितना तेज़ बॉल होता है उतना आसानी से बल्ले पर आता है। तो बैटिंग विकेटों पर पेसर की अगर आप उससे नया बॉल करवाएंगे तो यही कुछ होगा। शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप देखें तो अगर उन्हें शुरू के ओवर्स में विकेट ना मिले तो वो फिर पूरे मैच में विकेट के लिए ही बेचारे भागते नज़र आते हैं और उनको विकेट नहीं मिलती और स्कोर पड़ता रहता है। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ यही हुआ। हारिस रऊफ़ से नया बॉल करवाया गया, जिस वजह से हारिस रऊफ़ को स्कोर पड़ा। अगर ना कराया जाता तो ठीक था, क्योंकि आप किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन सुन लें, हर बंदा, वसीम, वकार, सब यही कहते हैं। शाहिद अफरीदी ने इवन ये बात की कि भाई वो पुराना बॉल करने में माहिर हैं, जिस तरह से वहाब रियाज किया करते थे। उनसे अगर आप नया बॉल करवा देंगे तो उनको स्कोर पड़ेगा। और बाबर आजम साहब को ये बात समझ ना आई, उन्होंने बैटिंग विकेटों पर बेचारे की धुरें निकलवा दी बैट्समैनों के हाथों। तो खैर ये एक नुकसान हुआ हारिस रऊफ़ को। हो सकता है कि वो इससे कवर अप कर पाएँ, वापस आएंगे, देखते हैं उनका क्या फ्यूचर है टीम में। तो खैर बॉलिंग में तो इस वजह से हमने सफ़र कर लिया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट जो कि बहुत वैलिड है, हमारे स्पिनर्स कुछ करके दिखाने में नाकाम रहे। तो पाकिस्तान की टीम में कोई एक स्पिनर ऐसा नहीं लगा जिस तरह के हम उसको ये कहते हैं कि यार ये एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान ने खिलाया है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में आपको नज़र आता है कि तबरेज़ शमसी का एक रोल है, वो नज़र आता है कि एक मेन स्पिनर है, वो अपनी टीम में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। फिर इसी तरह आदिल रशीद हैं इंग्लैंड की टीम में, फिर इसी तरह जाम्पा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, फिर इसी तरह यादव हैं इंडिया की टीम में। लेकिन पाकिस्तान की टीम में इस तरह का कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नज़र ही नहीं आया जो कि इन विकेटों पर परफॉर्म कर पाता। ना शादाब ने कुछ करके दिखाया, ना नवाज़ ने कुछ किया, ना ही सलमान अली आगा कुछ कर पाए, ना ही इफ्तिखार कुछ करके दिखाने में
कामयाब रहे। तो ये था पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग का हाल। अब हम बात करते हैं कैप्टेंसी की। तो पाकिस्तान की टीम में इस वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आई। बाबर आजम कहीं भी इस तरह कंफर्टेबल नज़र ना आ सके कि किसी मैच में नज़र आया हो कि यार फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी की है, बॉलर्स को बड़ी अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ किया है। वो एक आधा मैच जो हम जीते हैं उसमें थोड़ा बहुत, जब आप जीतते हैं तो आपको पता है आपकी खामियां छुप जाती हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है। अब कप्तानी के अगर डिसीजंस की बात की जाए तो साथ ही साथ सिलेक्शन की बात आ जाती है कि बाबर आजम कहेंगे मेरे पास तो जो लड़के हैं मैंने उन्हीं को साथ लेकर चलना है। तो सिलेक्शन में सॉरी टू से इस वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ कप्तान बाबर आजम की ही हठधर्मी नज़र आई है। मुझे तो ये लगा है कि क्रिकेट बोर्ड हमारा एक तरफ और कप्तानी एक तरफ रही है, क्योंकि बहुत से लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि यार बोर्ड ने बिल्कुल घुटने टेक दिए थे 2-3 लोगों के सामने, जिनमें से नाम आ रहे हैं बाबर आजम का, फिर रिजवान का और शाहीन शाह अफरीदी का। तो यही 3 लड़के मिलकर टीम में सिलेक्शन का भी रोल प्ले करते रहे हैं कि किस लड़के को खिलाना है, किस लड़के को नहीं खिलाना, कौन हमारा अच्छा दोस्त है, कौन हमारा अच्छा दोस्त नहीं है। तो यही कुछ हुआ है। इस वजह से हमारी सिलेक्शन कमेटी इनके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आई। वो कहते हैं ना कि जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो हमारी टीम मैनेजमेंट ने इनसे जब देखा, इनके आगे घुटने टेके, तो आप ये देख लो कि हमारा पीसीबी, हमारी सिलेक्शन कमेटी सब स्टेज पर आ चुके हैं इस वक्त, जैसे ही टीम बाहर हुई है हमारी इस वर्ल्ड कप से। वर्ल्ड कप में जाने से पहले टीम पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 1 थी और आज आप इसकी हालत देख लें कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अभी हम बात कर लेते हैं कि कप्तान बाबर आजम का फ्यूचर क्या है इस टीम में। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि कप्तान बाबर आजम अगर वापस आते हैं तो वो कप्तान रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वाइड बॉल से तो ऐलान कर चुके हैं शायद कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं कैप्टनसी से। अब देखना यह है कि टेस्ट में और T20 में क्या होता है। तो मुझे ये लगता है कि उनके हक़ में बेहतर यही है कि वो कप्तान तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दें और अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें। पाकिस्तान को उनकी कैप्टनसी से ज़्यादा उनकी बैटिंग की ज़रूरत है। आप ये देख लो कि माजी में बहुत बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन ऐसे रहे हैं, जब वो कप्तानी में आए हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल विराट कोहली की है। जब उन्हें कप्तान बनाया गया था तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ आ गई थी। फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया तो आज उन्होंने किंग का खिताब बाबर आजम से वापस ले लिया है। इसी तरह अगर हम सचिन तेंदुलकर को देखें तो अजहरुद्दीन की कप्तानी में वो अच्छा खेलते रहे, लेकिन जब थोड़े अरसे के बाद वो खुद कप्तान बने तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई थी। फिर सौरव गंगोली की कप्तानी में उन्होंने अपना करियर आगे परसू किया और माशाल्लाह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और 49 सेंचुरीज स्कोर की उन्होंने जी ODIs में। ओवरऑल 100+ उनकी सेंचुरीज़ है तीनों फॉर्मेट में, और वो एक बहुत ही अजीम खिलाड़ी माने जाते हैं। आज उनका स्टैचू भी लगा दिया गया मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो बाबर आजम के लिए यही मशवरा है कि भाई आपकी हमें सिर्फ बैटिंग की ज़रूरत है, आप बैटिंग ही करें। बैटिंग में आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपका नंबर वहीं पर है, लेकिन कप्तानी से प्लीज़ आप हैंड्स अप कर दें। आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज एज अ कैप्टन बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई है इन तमाम मैचेस में। तो अब देखना यह है इस पूरे सिनेरियो को पीसीबी किस तरह टैकल करती है। टीम वापस आएगी, हम क्या रिफॉर्म करेंगे, टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, क्या कौन नया कप्तान आ रहा है। 3 नाम ज़ेरे गौर हैं, शाहीन शाह अफरीदी का, मोहम्मद रिजवान का और सरफराज अहमद का। देखते हैं क्या होता है। कहीं थोड़ा बहुत शोएब मलिक का भी नाम लिया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आगे चलकर अच्छाई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सी दफ़ा यही देखा गया है कि जब हम किसी बड़े इवेंट में जाने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, उस इवेंट के करीब हम जैसे ही पहुंचते हैं हमारी सारी प्लानिंग ढेर रह जाती है। जितना हमने पीछे वर्क किया होता है टीम को इम्प्रूव करने का, वो पता नहीं बातें कहाँ रह जाती हैं, वो एक्सपर्ट सारे कहाँ रह जाते हैं, और हम एक थुक थिकर टीम उठाकर भेज देते हैं इवेंट में, जैसा कि हमने इस वर्ल्ड कप में किया। तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ रिफॉर्म्स अच्छे हों, टीम के लिए अच्छाइयाँ हों, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आज खेला जा रहा है मैच इंडिया वर्सेस नीदरलैंड। उम्मीद है कि इंडिया इसको 1 साइडेड कर देगा। टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है और उनका एक खिलाड़ी आउट है 80 के 82 स्कोर पर। शुभमान गिल ने किए हैं 51 रन और रोहित शर्मा ने अपने करियर के सबसे ज़्यादा छक्के मार लिए हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। सो लेट्स सी कौन जीतता है इस वर्ल्ड कप को। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।